पाकिस्तान के कोहिस्तान रीजन से एक वीडियो बाहर आता है जिसमें एक छोटे से रूम में 4 लड़कियां एक ट्रेडिशनल कोहिस्तानी सॉन्ग गा रही होती हैं और उनके साथ थे 2 लड़के जिनमें से एक उनके साथ डांस कर रहा था और दूसरा उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अभी एक सेलिब्रेशन वीडियो था जो कि अराउंड मई 2010 में कोहिस्तान रीजन में ही किसी की शादी के बाद इन लोगों ने रिकॉर्ड करा था। अब इस सेलिब्रेशन के बाद ये 4 लड़कियां और 2 लड़के जो कि कोहिस्तान के 2 अलग गांव से थे वो अपने अपने गांव चले जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के लगभग 2 साल बाद 2012 में यही वीडियो 9 लोगों की डेथ का रीज़न बनती है। दिस इज द कोहिस्तान वीडियो केस। 4 जून 2012 पाकिस्तान की अबटाबाद सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी अफजल कोहिस्तानी एक स्टोरी शेयर करता है जिसमें वो उसके खुद के रीजन कोहिस्तान में पिछले कुछ दिनों में हुए हॉरिफिक इंसिडेंट्स शेयर करता है और साथ साथ एक वीडियो भी लोगों के सामने लाता है। और ये वही वीडियो थी जिसमें वो लड़के और लड़कियां शादी के बाद गाना गा के और डांस करके सेलिब्रेट कर रहे थे। अभी वीडियो लोगों को एकदम नॉर्मल लगती है, लेकिन आगे अफजल बताता है कि कैसे सिर्फ इस वीडियो की वजह से इस वीडियो में प्रेजेंट सारे लोगों के साथ बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ें हुई है। ये वीडियो काफ़ी टाइम तक बस इसे रिकॉर्ड कर रहे आदमी के फ़ोन में था, लेकिन पता नहीं कैसे ये वीडियो उसके फ़ोन से लीक हो जाता है। अब जैसे ही ये वीडियो ऑनलाइन डलता है तो बाहर के कोई लोग इस पर फोकस नहीं करते क्योंकि इस वीडियो में एज सच कुछ इंटरेस्टिंग था भी नहीं। लेकिन कोहिस्तान में इन लोगों के अपने खुद के रीजन में ये वीडियो वायरल हो जाता है और कोहिस्तानी लोगों के लिए ये बस एक वायरल वीडियो नहीं बल्कि एक क्राइम एविडेंस था। कोहिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत ही कंजर्वेटिव रीजन है जो कि सालों से अपना कल्चर प्रिजर्व करते हुए आ रहा है और इस कोहिस्तानी कल्चर में स्पेशली वुमेन के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिसमें से काफ़ी सारे रूल्स इस वीडियो की इन लेडीज़ ने ब्रेक कर दिए थे। कोहिस्तान बेसिकली एक बहुत ही पैट्रियार्कल रीजन है, तो वहाँ छोटी छोटी चीज़ों को भी एक बहुत बड़े क्राइम की तरह देखा जाता है। यहाँ अनरिलेटेड ऑपोजिट जेंडर से बात करना तक भी क्राइम की तरह देखा जाता है और इस वीडियो में तो लिटरली ये लेडीज़ उन 2 लोगों के साथ गाना गा रही थी एंड एंजॉय भी कर रही थी। अब पाकिस्तान के अंदर आने के बाद भी कोहिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि इस रीजन को गवर्न करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये रीजन पाकिस्तान की 3 मेजर माउंटेन रेंजेस से कवर्ड है और ये रीजन एक कम्प्लीटली अलग आइसोलेशन में है जहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लॉज काम नहीं करते। इस रीजन में सेल्फ गवर्निंग विलेजेस हैं जिनके अपने खुद के रूल्स होते हैं और गांव के मैटर्स में फैसले सुनाने के लिए जैसे हमारे यहाँ पंचायत होती है वैसे ही कोहिस्तान में होती है जिरगा। बस डिफरेंस ये है कि पंचायत लीगल है वहीं जिरगा इल्लीगल और बैंड है। जिरगा में होता ये है कि ट्राइब के एल्डरली लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है जो डिसाइड करती है कि किस क्राइम पे क्या पनिशमेंट देनी है और जब कोई क्राइम इनके कल्चर के अगेंस्ट जाता है तो पनिशमेंट भी उतनी ही हॉरिफिक होती है। अब इस वीडियो के वायरल होते ही जिरगा बैठाई जाती है और इन लेडीज़ के साथ क्या करना है उस पर डिस्कशन स्टार्ट होता है। अफजल जब ये स्टोरी सुना रहा था तो इस पॉइंट तक भी लोगों को ये चीज़ फिर भी नॉर्मल लग रही क्योंकि ये किसी भी गांव के रूल्स हो सकते थे। लेकिन दिक्कत शुरू होती है जब वो आगे उन लड़कियों को दी गई पनिशमेंट के बारे में बताता है। नॉट इवन पनिशमेंट बट टॉर्चर। इस वीडियो के बाद उन 4 लड़कियों को इंक्लूडिंग 1 मोर जो कि वीडियो में दिख भी नहीं रही थी पर ऐसा कहा गया कि वो भी इन सब में इन्वॉल्व है, तो टोटल 5 लड़कियों को एक अंधेरे छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया और उसके बाद सारे टॉर्चर स्टार्ट हुए। हर सुबह उन लड़कियों पर बॉइलिंग वाटर फेंका जाता था जिससे उनकी स्किन पूरी तरीके से जल जाती थी और उन पर छाले पड़ जाते थे और शाम होते ही इन पर जलते हुए कोयले फेंके जाते थे और ये टॉर्चर काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू चलते रहा अंटिल 30 मई जब रात के 2 बजे जिरगा ने अपना आखिरी फैसला सुना जो कि था उन सभी लेडीज़ का एग्जीक्यूशन। और रात के 2 बजे एक आखिरी बार वो कमरा खुलता है और एक एक करके उन लेडीज़ के गले काट कर उनको मार दिया जाता है।
अब जो अफजल ने बताया था उसके अकॉर्डिंग उन लड़कियों के साथ कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि एक बहुत ही हॉरिफिक क्राइम हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली जिरगा को ये राइट नहीं हो सकता कि वो किसी को डेथ सेंटेंस सुनाए। और इसीलिए अफजल की सारी बातें सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। अब ऑनर किलिंग्स पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है। रूरल एरियाज़ में ऑनर के नाम पे हज़ारों लोगों को मारा जाता है, लेकिन इस केस में एज सच ऑनर कम होने की बात नहीं थी। एक हार्मलेस गैदरिंग की वजह से 5 लोगों को मारना ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। अफजल बताता है कि गांव में किसी ने भी जिरगा के डिसीजन को अपोज नहीं करा, इवन इन लड़कियों के घर वालों तक ने भी, बल्कि ऊपर से इन लड़कियों के फैमिली मेम्बर्स ने ही वो सारे टॉर्चर्स और मर्डर्स करे थे। उन्होंने भी कोशिश नहीं की कि लड़कियों को बचा लें। उनके ख़ानदान वाले तो कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे, बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। उनके फादर्स, ब्रदर्स और अंकल्स ने ही उनके साथ ये सब किया था, और इन सब चीज़ों को किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की सिवाय एक इंसान के, और वो था खुद अफजल। जब उसे ये सुनने में आया कि उन लड़कियों का एग्जीक्यूशन होने वाला है, तो उसने कोहिस्तानी जर्नलिस्ट को अवेयर करा जिससे कुछ भी करके ये एग्जीक्यूशन रुक जाए। लेकिन जब कुछ नहीं हो पाया और एट द एंड एग्जीक्यूशन हो गया, तो उसने कोहिस्तान से निकलकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने ये बातें रखनी चाहिए। अब अफजल का ये सब करने का मोटिव सिर्फ उन लड़कियों को बचाने का या इंसाफ दिलवाने का नहीं था, बल्कि उसका उससे भी बड़ा एक पर्सनल रीज़न था जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा था। जो 2 लड़के उस वीडियो में उन लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे, अफजल उनका बड़ा भाई था, और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अफजल के दोनों भाइयों को भी डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था, और वो दोनों छुप कर कहीं रह रहे थे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अफजल का एक तरीका था जिससे वो अपने भाइयों को बचा सकता था, क्योंकि वो जानता था कि किसी भी वक्त उसके भाइयों को ढूंढ कर मारा जा सकता है। इवन जब पहले अफजल ने जर्नलिस्ट को ये सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताया था, तो सेम जिरगा ने अफजल के घर के बाहर 40-50 लोगों का एक ग्रुप भेज दिया जिससे अफजल को शांत कराया जा सके। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्पीच के बाद अफजल जानता था कि कोहिस्तान के लोग और ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे, और अब अफजल की जान को भी खतरा था। अब अफजल की स्टोरी अगले दिन ही पाकिस्तानी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर थी। Coming in from across the border, 4 women in Pakistan's Kohistan who were allegedly singing and dancing with men at a wedding party were killed after a tribal Jirga committee of elders ordered their execution. अब अफजल की स्टोरी अगले दिन ही पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अफजल के पास ये सारी चीज़ें होने का कोई प्रूफ नहीं था। इवन अफजल ने खुद भी इस इंसिडेंट को सामने से विटनेस नहीं करा था, तो बिना प्रूफ्स के ये बस एक कहानी थी जो अफजल ने सुनाई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ टाइम बाद ही मौलाना जावेद, जो कि उस जिरगा का लीडर था, वो पब्लिकली सबके सामने आता है और वो कहता है कि अफजल ने ये स्टोरी खुद से बनाई है और वो सारी लड़कियां कोहिस्तान में नॉर्मली अपनी लाइफ जी रही हैं। अब दोनों साइड ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दे दिए थे, लेकिन दोनों साइड से कोई प्रूफ सामने नहीं आया। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस केस को सॉल्व करने के लिए मौलाना जावेद से कहती है कि अगर वो लड़कियां जिंदा हैं तो मौलाना जावेद को उन्हें एबटाबाद के कोर्ट रूम में लाना पड़ेगा। तो इसके रिप्लाई में मौलाना जावेद कहता है कि हमारे कल्चर के खिलाफ में से उनको फिर क्यों कल सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश कर रहे हैं? वो तो हमारे क्योंकि रिवायात ये तारीख में कभी इस तरह के कोई वाक़ा नहीं हुआ है कि कोहिस्तानी रिवायात में लड़कियों को अदालत में कचहरियों में पेश करना, ये तो वो मजबूरी है। ये बताइए वो खवातीन जिंदा है या मर गई? वो तो हमारे इल्म में जिंदा है। कोहिस्तानी वुमेन को घर से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं होता और इतने दूर उन्हें ट्रैवल करके भेजना डिसऑनरेबल होगा। तो इसके रिप्लाई में पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि अगर लड़कियां ट्रैवल नहीं कर सकती तो हम खुद वहां जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, और इसके बाद ये एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स को वहां भेजते हैं इस होप में कि वो लड़कियां जिंदा हों। अब 6 जून 2012 को एक हेलीकॉप्टर जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स की टीम थी वो गिदार विलेज में लैंड करता है, जो कि उन लड़कियों का गांव था। लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि वो गांव पूरी तरह से डेजर्टेड था और वहां बस 1 या 2 लोकल्स मुश्किल से नजर आ रहे थे।
अब जब ये इनसे उन लड़कियों के बारे में पूछते हैं तो वो लोकल्स बताते हैं कि ज़्यादातर विलेजर्स सीजनल वेदर की वजह से हायर एल्टीट्यूड्स में शिफ्ट हो गए और शिफ्ट हुए लोगों में ही वो 5 लड़कियां भी हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं और उनमें से 2 लड़कियों का घर लगभग 4 घंटे के एक पैदल ट्रैक के बाद उन्हें मिलेगा। अब टीम के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो उस 4 घंटे के ट्रैक को स्टार्ट कर देते हैं। अब उस ट्रैक के बाद उन्हें पहली लड़की मिलती है, अमीना। अब इस लड़की के फेशियल फीचर्स उस वीडियो वाली लड़की से काफ़ी हद तक मैच कर रहे थे और इवन उसने कपड़े भी वही पहने थे जो उसने उस वीडियो में पहने हुए थे। अब जब वो लोकल से पूछते हैं तो वो लोकल कंफर्म करके कहते हैं कि यही अमीना है जिसे इन्वेस्टिगेटर्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये अमीना ही है इस बात को कंफर्म करना लगभग इम्पॉसिबल था क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स के पास इंफॉर्मेशन के नाम पर बस उन लड़कियों के नाम और वो ब्लरी स्क्रीनशॉट्स थे जो कि उन्होंने उसी वीडियो से उठाए थे। तो बस अमीना की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और दूसरी लड़की के घर की तरफ बढ़ते हैं, शाहीन। अब शाहीन वही लड़की थी जिसका फेस वीडियो में दिखाई नहीं दिया था और वो अमीना की ही बहन थी। लेकिन ऐसा माना गया था कि उस वीडियो वाली रात उस गैदरिंग को अरेंज करने के पीछे शाहीन ने एक बड़ा रोल प्ले किया था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यहाँ पर यह है कि उस समय शाहीन बस 12 साल की थी और यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेटर्स के आगे एक उतनी ही एज की लड़की खड़ी थी जो खुद को शाहीन बता रही थी। और यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेटर्स को ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल था कि ये शाहीन है क्योंकि शाहीन का फेस तक इन्वेस्टिगेटर्स के पास नहीं था। अब लोकल्स इन्हें बताते हैं कि बाकी लड़कियों से मिलने के लिए उन्हें और हायर माउंटेन्स पर जाना होगा जहाँ की सनसेट से पहले पहुँच पाना इम्पॉसिबल था। तो अब इन्वेस्टिगेशन टीम सिर्फ 2 लड़कियों से ही मिलकर वापस एबटाबाद लौट जाती है। अब इसके कुछ ही दिन बाद 16 जून को टीम दोबारा से इस विलेज में आती है और यहाँ इन्हें 2 और लड़कियाँ मिलती है, सेरीन जान और बेगम जान। अब इस बार इन्वेस्टिगेटर्स की टीम कैमरास के साथ आई थी और बेगम जान और सेरीन जान के फेसेस भी उस वीडियो की लड़कियों के फेसेस से काफ़ी मैच कर रहे थे। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन दोनों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने चाहे तो ये कैमरा के सामने काफ़ी नर्वस लग रही। वो वीडियो में एक शब्द भी नहीं बोलती और एक बहुत ही फेक स्माइल भी करती है जो कि इन्वेस्टिगेटर्स को सस्पिशियस लगता है। लेकिन लोकल्स उन्हें अश्योर करते हैं कि ये वही लड़कियां हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं और कोहिस्तान के कंजर्वेटिव कल्चर की वजह से इन्वेस्टिगेटर्स को भी उनकी नर्वसनेस नॉर्मल लगती है। अब इस सब के बाद सिर्फ एक 5th विक्टिम बचती है जिसे इन्वेस्टिगेटर्स ने नहीं देखा था, जिसका नाम था बजीगा। बजीगा उस दिन कहीं नजर नहीं आई। लोकल्स कहते हैं कि वो बीमार हो गई है और वो और भी ज़्यादा हाइट में रहती है, इसी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नीचे गांव में नहीं आ पाई। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि 5 में से 4 लड़कियां जिनका अफजल के अकॉर्डिंग मर्डर हो गया था वो जिंदा हैं और ऐसी किसी एग्जीक्यूशन का एविडेंस भी उन्हें नहीं मिलता। तो वो इन्वेस्टिगेशन को यहीं पे कंप्लीट करके वापस लौट जाता है और अगले दिन पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन्स पर ये न्यूज़ फ्लैश होती है। Farzana Bari, who is accompanying the team sent to bring the Kohistani girls to the Supreme Court, says there is evidence that all the girls are alive. और कोहिस्तान वीडियो केस यहीं पर क्लोज हो जाता है। अब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये पूरी स्टोरी फेक है और अफजल झूठ बोल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स बस कुछ ब्लरी स्क्रीनशॉट्स और नेम के साथ वहाँ गए थे। इवन डॉक्टर फरजाना बारी जो उस इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की एक मेंबर थी और उन लड़कियों से असल में मिल चुकी थी, वो खुद ये कहती है कि वो इन फाइंडिंग से अनसेटिस्फाइड क्योंकि वो लड़कियां बस क्लेम कर रही थी कि वो ये पर्टिकुलर लड़की है, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ उनके पास नहीं था। तो सवाल ये है कि अगर वो लड़कियां उस वीडियो में प्रेजेंट लड़कियां नहीं थी तो वो आखिर थी कौन और वो उन वीडियो वाली लड़कियां होने का क्लेम क्यों कर रही थी और पूरा विलेज इन्वेस्टिगेटर से झूठ क्यों बोल रहा था। अब यहाँ से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल कर आती है कि ये सारी लड़कियाँ जिनसे इन्वेस्टिगेटर्स मिले वो इम्पोस्टर्स थी जिन्हें इन्वेस्टिगेटर्स के सामने लाया गया था अफजल के स्टेटमेंट्स को गलत दिखाने के लिए और उन मर्डर्स को कवर अप करने के लिए। और ये कवर अप इतने बड़े स्केल पर था कि पूरा गांव इसमें इन्वॉल्व था।
लेकिन ये थ्योरी काफ़ी अनरियल थी। लेकिन पाकिस्तान का एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग अफजल ये मानता था कि उन लड़कियों का मर्डर सच में हुआ था, और अगला नंबर अफजल और उसके भाइयों का था। और अफजल अब इन्हीं स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आगे अपनी लड़ाई लड़ना स्टार्ट करता है। और 2013 की स्टार्टिंग में वो अबटाबाद के कोर्ट रूम में जाके कोहिस्तान वीडियो केस को रीओपन करवाने की मांग करता, और बहुत जल्द ही अफजल को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। केस रीओपन होने के कुछ ही दिन बाद अफजल को एक फ़ोन कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके 3 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन ये वो वीडियो वाले भाई नहीं थे। असल में अफजल अपने 6 सिबलिंग्स में से एक था, जिसमें से उसके 2 भाई जो वीडियो में थे और अभी भी छुप कर रह रहे थे। लेकिन अफजल के 3 भाई शेरवाली, शाह फैसल और राफुद्दीन, जिनका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था और वो नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे थे, उनकी 4 जनवरी 2013 के दिन कोहिस्तान के लोकल मॉस्क के बाहर कुछ अननोन गनमैन ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब ये मर्डर्स और ज़्यादा खौफनाक बन गए जब इनके पीछे के कल्प्रिट सामने आए, जो कि थे उस वीडियो वाली लड़कियों के फैमिली मेम्बर्स अलॉन्ग विद जिरगा के मेम्बर्स। उन्होंने ही अफजल के भाइयों पर गोलियां चलाई थी, और यही नहीं बल्कि अफजल को और ज़्यादा डराने के लिए उन्होंने अफजल के घर पर चारों तरफ से लगभग 1000 बुलेट्स फायर की थी। लेकिन लकीली तब तक अफजल उस घर से निकलकर एक सीक्रेट लोकेशन तक पहुंच गया था, और इन सारे इंसिडेंट्स ने अफजल को पूरी तरह से तोड़ दिया था, क्योंकि 2 भाइयों को बचाने के चक्कर में उसने अपने 3 कंप्लीटली इनोसेंट भाई खो दिए थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अफजल के लिए थोड़ी सी अच्छी हुई थी, और वो ये थी कि उस वीडियो की लड़कियों के फैमिली मेम्बर्स ने खुद ही खुद को मर्डरर साबित कर दिया था। लेकिन तब भी इस सब से ये साबित नहीं हो पाया कि उन लड़कियों के मर्डर के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये मान पाना कि उन लड़कियों की डेथ के पीछे उनके फैमिली मेम्बर्स या जिरगा का हाथ है वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उनकी नज़र में तो वो लड़कियां जिंदा थी जिनसे खुद इन्वेस्टिगेटर्स मिलकर आए थे। अब इसके बाद रॉयटर्स की एक जर्नलिस्ट कैथरीन हेरोल्ड इस केस को अपने हाथों में लेती है, जो कि पाकिस्तान की ऑनर किलिंग्स अफजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम से ही रिपोर्ट करती आ रही, और उसे अफजल का केस बिलीवेबल लगता है, क्योंकि कैथरीन की खुद की रिसर्च की वजह से वो जानती थी कि कोहिस्तान में वुमेन को कैसे ट्रीट किया जाता है। लेकिन अब अफजल की स्टोरी को सच साबित करने का एक ही तरीका था कि वो कैसे भी ये प्रूव कर दे कि एक्चुअल वीडियो की लड़कियां और इन्वेस्टिगेटर्स को मिली लड़कियां अलग अलग थी। और ये साबित करने के लिए कैथरीन बेगम जान की ऑफिशियल गवर्नमेंट आईडी फ़ोटो लेती है और इन्वेस्टिगेटर्स की फ़ोटो वाली बेगम जान की फ़ोटो लेती है, और उन दोनों फ़ोटोज़ को वो एनालिसिस के लिए डिजिटल बैरियर्स नाम की एक कंपनी में भेज देती है, जो कि फेशियल रिकॉग्निशन की एक स्पेशलाइज्ड कंपनी थी। और वो इन दोनों फ़ोटो का कंपैरिजन निकाल कर ये चेक करने को कहती है कि क्या दोनों लेडीज़ सेम पर्सन है। लेकिन जब कंपैरिजन आता है तो इन दोनों का फेस बस 17% मैच करता है, या फिर इन अदर वर्ड्स वो दोनों पर्सन एक दूसरे से मैच नहीं करते। और इसी बात से प्रूव हो जाता है कि जो बेगम जान इन्वेस्टिगेटर्स के सामने आई वो एक इम्पोस्टर थी। अब जैसे ही ये चीज़ रिवील होती है तो एक केस पूरा पलट जाता है, क्योंकि अगर बेगम जान एक्चुअल में कोई और इम्पोस्टर थी तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि बाकी जो लड़कियां हैं वो भी इम्पोस्टर हों। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस केस को रीओपन करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी और लड़कियां जिंदा थी। लेकिन यहाँ पर अफजल बार बार गवर्नमेंट में प्रेशर डालता। उसने टीवी इंटरव्यूज़, कोर्ट केसेस एंड वो सब कुछ किया जिससे वो एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँच पाए, लेकिन उसकी 1000 कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। और अब धीरे धीरे साल बीतने लगे और अब इंतज़ार करना अफजल के लिए मुश्किल हो रहा था। वीडियो वाली उन लड़कियों के कुछ फैमिली मेम्बर्स अफजल के ब्रदर्स के मर्डर के केस में जेल में थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहे थे, जिसकी वजह से हर एक नया दिन अफजल और उसके बचे 2 भाइयों के लिए खतरे से खाली नहीं था। अब समय के साथ ही अफजल और उसके फॉलोअर्स ने कोहिस्तान रीजन के ही एरियाज़ में पिछले 2 साल में हुई 50+ ऑनर किलिंग्स के एविडेंस कलेक्ट करे। एक छोटे से कंजर्वेटिव एरिया में
बस 2 साल में 50 से ज़्यादा लोगों के मर्डर्स कोई नॉर्मल बात नहीं थी। कोहिस्तान के गांव के हर घर इन ऑनर किलिंग से अफेक्ट हो रहे थे, लेकिन डर के मारे कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिरगा के पास सारी पावर थी और जिरगा के अगेंस्ट जाना उनके इतने सालों पुराने ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाना था। लेकिन अफजल के एफर्ट्स जल्द ही रंग लाने वाले थे। 2016 में अफजल एक वॉइस डॉक्यूमेंट्री में फीचर होता है, जिस डॉक्यूमेंट्री में उसकी स्टोरी और कोहिस्तान में वुमेन की कंडीशन को हाईलाइट किया गया और जिरगा का सच भी लोगों के सामने आ गया। उस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे इन सारे इंसिडेंट्स के बाद अफजल की लाइफ बहुत मुश्किल हो गई और उसे अपनी वाइफ, बच्चों और अपने 2 सर्वाइविंग ब्रदर्स सबको अलग अलग रखना पड़ा, सिर्फ जिरगा के मेंबर्स से बचने के लिए। अब जैसे ये वीडियो ऑनलाइन अपलोड हुई तो लाखों लोगों ने ये वीडियो देखी और अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का फाइनल चैप्टर। उसी साल नवंबर 2016 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फिर से जिरगा को ये ऑर्डर दिया कि उन्हें सभी लड़कियों को एबटाबाद के कोर्ट रूम में लाना होगा और इस बार कल्चर का कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। और उसके बाद उन 5 लड़कियों को और उनकी फैमिली को कोहिस्तान से एबटाबाद लाया जाता है, जिससे कोर्ट में पर्सनली ये वेरीफाई हो पाए कि ये वही वीडियो वाली लड़कियां थी और ये केस किसी कंक्लूजन में पहुंच पाए। अब उन वुमेन के ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट रूम में वीडियो या फोटोज़ अलाउड नहीं थे और ये सारी इन्फॉर्मेशन कोर्ट रूम में प्रेजेंट ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स हैं। और जब उन लड़कियों से सवाल पूछे जाते हैं तो वो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा नर्वस और डरी हुई लग रही थी और इवन जब उनसे सवाल पूछे जा रहे थे तो उनके आंसर्स भी उनके साथ आए एल्डर्स दे रहे थे। उनकी एज, उनका नाम सब उनके एल्डर्स बता रहे थे। लेकिन यहीं पर इनसे एक गलती हो जाती है। एक लड़की जो कि अमीना होने का क्लेम कर रही थी, उसकी एज ये 15 साल बताते हैं, जो कि 15 साल की लग भी रही थी। लेकिन जो एक्चुअल वीडियो था वो 6 साल पहले लगभग 2010 में रिकॉर्ड हुआ था, तो उस समय इस अमीना की एज 9 से 10 साल होनी चाहिए थी, पर वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही थी वो अराउंड 20 से 22 साल की लग रही थी। और यही चीज़ सरीन जान के केस में भी होती है। अपीयरेंस से वो लड़की 16 से 17 साल की लग रही थी, यानी वो भी 2010 में 10 से 11 साल की होती। और साथ ही वो और उसका फादर उसका बर्थडे और उसकी एज सही नहीं बता पाते। अब ये लड़कियाँ क्लियरली उस वीडियो वाली लड़कियाँ नहीं थी और इससे साफ साफ नज़र आ रहा था कि जिरगा कुछ भी करके इस केस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि उन लड़कियों के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ और यहीं पर इन्हें पता चलता है कि जो एक्चुअल रियल अमीना थी उसके पाकिस्तान के ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फिंगरप्रिंट्स थे। तो ऑफिशियल्स अब इस लड़की जो अमीना होने का क्लेम कर रही थी उसके फिंगरप्रिंट्स लेने जाते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है क्योंकि वो देखते हैं कि उस लड़की की फिंगर टिप्स पूरी तरीके से जली हुई हैं और सिर्फ थंब ही नहीं बल्कि हर एक फिंगर को जिरगा ने जला दिया था। अब पूरी दुनिया को पता चल गया था कि अफजल सच बोल रहा था, लेकिन अफजल के लिए जीत नहीं बल्कि एक नया खतरा था। कुछ महीने बाद उन लड़कियों के विलेज गिदार में ही एक घर में आग लग जाती है, जिससे उस घर की 2 लेडीज़ और 3 बच्चों की डेथ हो जाती है। अब ये एक एक्सीडेंट था जो कि कहीं भी हो सकता है, लेकिन जिरगा ये कहती है कि सब के पीछे अफजल का हाथ है। लेकिन ये बहुत ही वीक क्लेम्स थे क्योंकि उनके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं था एंड इवन अफजल उस एरिया के आसपास रह भी नहीं रहा था। लेकिन फिर भी अफजल को 5 लोगों के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता। लेकिन ये वीडियो केस कोर्ट में लीगली अभी भी चल रहा था और फाइनली जुलाई 2018 में उन लड़कियों के फैमिली मेम्बर्स के कन्फेशन से ये कंफर्म हो गया कि उन लड़कियों के मर्डर हुए थे। अब इस पॉइंट तक बस इस एक वीडियो की वजह से 8 लोग, वो 5 लड़कियां और अफजल के 3 भाई, इन सब की डेथ हो गई थी। लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये वीडियो 8 नहीं बल्कि 9 लोगों की डेथ का रीज़न बनी। अब 2018 के इन कन्फेशंस के बाद कोई इमीडिएट कन्विक्शंस नहीं होती और फाइनली अर्ली 2019 में लगभग 1.5 साल बाद अफजल को जेल से रिहा कर दिया जाता है।
लेकिन अफजल ये जानता था कि उसके ऊपर खतरा है, क्योंकि गांव के लोग और जिरगा के मेंबर्स उसे मारना चाहते हैं। और अफजल के जेल से रिलीज होने के कुछ टाइम पहले ही अफजल के भाई के मर्डरर्स को मिस्टीरियसली बिना किसी रीज़न के रिलीज कर दिया जाता, और अब वो और ज़्यादा गुस्से में अफजल को ढूंढ रहे थे। अब अफजल यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन मांगने जाता है, जो कि ऑफिशियली कोर्ट ने उसे ग्रांट भी करा था, लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स उसे प्रोटेक्शन देने से मना कर देते हैं। और जब अफजल बहस करता है तो वो पुलिस वाले इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो अफजल को एक कमरे में डालकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। अब अफजल इस चीज़ को लोगों के सामने रखता है, तो पुलिस और गवर्नमेंट की इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से अब वो अफजल के अगेंस्ट हो जाते हैं। आप पुलिस में बयान क्यों नहीं देते? मुझे पुलिस वालों पे कोई इत्मीनान नहीं है। अभी तक पुलिस वालों ने जितना मेरे साथ जो रवैया किया है, ऐसे रवैया जानवरों के साथ नहीं किया जा रहा। हमारे जान इतने खतरे में है, हालांकि हमारे इसके बावजूद पुलिस हमारे साथ देने को तैयार नहीं। और जब अफजल के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो ऑनलाइन एक वीडियो पोस्ट करता है और बताता है कि उसकी जान को खतरा है, और वो पुलिस को भी एक्सपोज करता है। मेरा नाम अफजल कोहिस्तानी है और मैं 2012 से यही पुलिस की जिद में मैं जलील हो रहा हूँ। एक जवान था, उसने ऐसी हालत मेरी की है कि और बहुत सबसे उठ के मुझे मारा है उसने। जिसके साथ करे, मेरे खिलाफ करे या किसी और के खिलाफ करे, मैं इसने नाइंसाफी के खिलाफ, चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी करे। अब कुछ ही दिन बाद 6 मार्च 2019 को अफजल कोहिस्तान वीडियो केस के सिलसिले में अबटाबाद आता है, लेकिन वो कभी कोर्ट रूम तक पहुंच ही नहीं पाता। असल में वो एक अनमार्क्ड ट्रक पर बैठकर कोर्ट जा रहा होता है कि तभी उस ट्रक पर गोलियां चलनी शुरू होती है, और जब दरवाज़ा खोल के देखा गया तो तब तक अफजल की डेथ हो चुकी थी। In Pakistan, the man who led a campaign to expose one of the country's most notorious so-called honor killings has been shot dead in the city of Abbottabad. अब अफजल को दुनिया भर के लोगों ने प्रेज करा, क्योंकि इन क्राइम्स को एक्सपोज करने और जस्टिस के लिए लड़ते लड़ते उसने अपनी जान दे दी थी। और उस जस्टिस को मिलता हुआ देखने से बस कुछ टाइम पहले ही अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इस इंसिडेंट के कुछ ही महीनों में 3 लोग जो कि उन लड़कियों के फैमिली मेम्बर्स थे, उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है, इंक्लूडिंग एक जिरगा का मेंबर मासूम खान, जिसका हाथ अफजल की डेथ में था। तो टोटल 4 लोगों को ये सज़ा सुनाई गई। लेकिन इसके बाद भी लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अफजल के केस को कभी उतना सीरियसली नहीं लिया, और साथ ही ये हेट पुलिस को भी मिली, क्योंकि वो अफजल को प्रोटेक्शन देने में फेल हो गए थे। लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक अनएक्सपेक्टेड थर्ड सोर्स को भी लोगों ने हेट दिया, और वो थी वाइस डॉक्यूमेंट्री, जिसने अफजल का केस एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाया था। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री वीडियो में गलती से एक जगह उस होटल का नाम नज़र आ जाता है जहां अफजल छुप कर रह रहा था, जिस वजह से लोगों ने काफ़ी सारे हेट कमेंट्स उस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में करे हैं, जो आप आज भी वाइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें पब्लिक स्पेकुलेशंस हैं, एंड आई बिलीव अफजल को प्रोटेक्ट करना पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी पुलिस के हाथ में था, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हुए। एक बंदे ने सिर्फ जस्टिस के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन उसके बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि 4 साल बाद 2023 में ही उन लड़कियों के वो 3 मर्डरर्स को भी रिलीज़ कर दिया गया, और रीज़न दिया गया लैक ऑफ एविडेंस। और अभी उन 4 में से बस एक बंदा जेल में है, जो कि अफजल के मर्डर के पीछे था। ये केस दिखाता है कि कैसे सिर्फ कुछ कंजर्वेटिव सोच रखने वाले लोग समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।